नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने मगध का उत्कर्ष के बारे में, जो बिंबिसार उसका संस्थापक रहा हर्यक वंश का, उसके बारे में हम बृहदत्त और हर्यक वंश के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे और बिंबिसार के बारे में लगभग हमने पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं अजातशत्रु, जो बिंबिसार का उत्तराधिकारी होता है और जो मगध के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो मतलब कि पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तब आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। आज का टॉपिक है हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो अजातशत्रु उत्तराधिकारी हुआ था बिंबिसार का, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और उसकी अजातशत्रु की पहली पत्नी जो थी उसका नाम था चेलना। उसका ये लड़का था जिसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिताजी मतलब कि बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा था, क्योंकि उसको ऐसा डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं उसके पिताजी किसी और को गद्दी पर, या किसी और बेटे को, या किसी और छोटे भाई को, या मतलब किसी प्रकार से एक प्रकार से वो उत्तराधिकारी की लालसा में उसने अपने पिताजी को मार दिया था, है ना। तो अजातशत्रु बैठ गया था। ठीक है, अजातशत्रु को श्रोणक कहा जाता है। श्रोणक ठीक है, हमने पहले बताया था कि अजातशत्रु क्या कहा जाता है, अजातशत्रु को श्रोणक कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि हमने पहले बता चुके थे कि जैसे कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार की पहली शादी जो चेलना से हुई थी, दूसरी शादी कौशल नरेश की बहन प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से की गई थी, और तीसरी शादी जो है वो भद्र प्रदेश के कोई एक राजकुमारी हुआ करती थी उनसे हुई थी, और एक चौथी शादी लिच्छवी वंश की कोई गड़का थी जिसका नाम था आम्रपाली, उससे की गई थी। मतलब बिंबिसार ने 4 शादी की थी। ठीक है, इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजातशत्रु आया। ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा कितनी शादियाँ की गई इसके बारे में हम बताते हैं। अजातशत्रु ने क्या किया कि आपको बताते सबसे पहले कि अजातशत्रु ने एक तो जो कौशल नरेश की पुत्री थी जिसका नाम था बजीरा, इससे शादी की थी, और वो हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया। ठीक है, इससे शादी की थी उसने, तो इसकी शादी का थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन रही थी, तो उस चक्कर में कह सकते हैं कि उसने अपने पिताजी को मारा था, वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, फुल डिटेल। अब हम आपको इतना बताने वाले हैं कि जो अजातशत्रु ने अब पहली शादी की थी उसका नाम था बजीरा, उसकी पत्नी का नाम था बजीरा, और वो किससे की थी, कौशल नरेश एक राजा थे जिसका नाम था प्रसेनजीत, उसकी बहन से शादी की थी अजातशत्रु के पिता ने, लेकिन प्रसेनजीत की पुत्री से जिसका नाम था बजीरा, उससे शादी की थी अजातशत्रु ने, है ना। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखना। अजातशत्रु से शादी करने के बाद बजीरा की शादी अजातशत्रु के हो जाती है। इसके बाद अजातशत्रु की एक और शादी होती है जिस पत्नी का नाम होता है पद्मावती। ठीक है, यहाँ पर उसकी 2 शादियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ समझना कि जैसे ही प्रसेनजीत जो राजा था, प्रसेनजीत के अंत में कौशल के एक सेनापति ने वहाँ के राजा को सिंहासन से उतार दिया था। मतलब वहाँ जो कौशल का राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रसेनजीत को वहीं के सेनापति ने सिंहासन से हटा दिया था, क्योंकि जो प्रसेनजीत है वो एक प्रकार से वृद्ध हो चुका था। तो तो मतलब कि अयोग्य शासक होता जा रहा था, तो लगभग वहाँ के मंत्रियों और को लगा कि ऐसा इसको हटाना चाहिए। तो इसको हटाने के बाद जो हटा देता है प्रसेनजीत को, तो प्रसेनजीत सहायता मांगने आता है कहाँ पर, अपने दामाद के पास, क्योंकि उसकी पुत्री से बजीरा से शादी अजातशत्रु ने की थी। पहले एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब प्रसेनजीत पर जो सिंहासन वो संभल नहीं रहा था, तो उसने अपने दामाद जिसका नाम था अजातशत्रु, उसके पास जाना ही उचित समझा। ठीक है, तो वहाँ जाता है तो रास्ते में उसकी सर्दी लगने के कारण मृत्यु हो जाती है, ऐसा उल्लेख मिलता है जैन धर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसेनजीत की कहानी खत्म हो जाती है। प्रसेनजीत कौन था, प्रसेनजीत कौशल साम्राज्य का राजा हुआ करता था। उसकी पुत्री का नाम था बजीरा से अजातशत्रु ने शादी की थी। एक और उसकी शादी थी जिसका नाम था पद्मावती, पत्नी का नाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। जो बिंबिसार था, बिंबिसार की कई सारी शादियाँ थीं। ठीक है,
तो वो चेला की जो शादी थी वो उसका पुत्र था अजातशत्रु। और बिम्बिसार के कई पुत्र थे, एक का नाम था हल और एक का नाम था बेहल। ये बिम्बिसार के अन्य पुत्र थे, अन्य पत्नियों के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो इनने अपना जो हाथी था वो एक प्रकार से किसको दे दिया था, वो वैशाली के जो हल और बेहल दो पुत्र थे किसके, बिम्बिसार के। इनके पास कोई एक हाथी हुआ करता था, बहुत विशाल हाथी हुआ करते थे, है ना। तो लगभग ये जो अजातशत्रु था वो हाथी हल और बेहल से चाहता था कि वो हमको मिल जाएं, है ना। तो जो हल और बेहल थे उन्होंने अपने जो हाथी वगैरह थे और उनके पास कुछ मोतियों की मालाएं भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अजातशत्रु चाहता था कि ये वाली जो संपत्ति है वो भी हमको मिल जाए। लेकिन जो हल और बेहल थे, दोनों भाई थे, इन्होंने जो अपना हाथी वगैरह जो भी थी वो वैशाली के राजा हुआ करते थे उसको दे दी थी, ठीक है। अब वैशाली के राजा हुआ करते थे, उसको दे देने के कारण क्या हो जाता है कि अजातशत्रु को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमको ना मिलकर किसी दूसरे साम्राज्य के राजा को मिल गई है। तो वो क्या करता है कि वैशाली से युद्ध करने के लिए सोचता है, वैशाली, क्योंकि उसको वो चीज़ें चाहिए थी और वैशाली एक साम्राज्य भी था, वो भी उसको मगध में मिलाना था, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि वैशाली से युद्ध करने की सोचता है कौन, अजातशत्रु। लेकिन क्या करता है, वैशाली भी एक बहुत बड़ा गणराज्य हुआ करता था, लेकिन मगध कितना नहीं था, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में हुआ करता था। तो वैशाली से जीतना भी इतना आसान नहीं था, किसके लिए, अजातशत्रु के लिए। तो अजातशत्रु क्या चाहता है, अजातशत्रु अपना एक मंत्री को भेजता है कहाँ पर, वैशाली भेजता है, और उसको एक प्रकार की ऐसी कहानी बना के भेजता है कि वो मंत्री जाके वैशाली में कहता है, वैशाली के जो राजा महाराजा प्रजा होती है वहाँ की, उससे जाके ये कहता है कि जो हमारे यहाँ के राजा हैं अजातशत्रु ने हमको निकाल दिया है और मुझको शरण नहीं दे रहा है, भगा भी दिया है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। एक मंत्री को भेजा, तो मतलब एक प्रकार की झूठी कहानी बनाकर भेजा। भेजने के बाद क्या होता है कि वो वैशाली के जो राजा होते थे वो उस मंत्री को रख लेते, किसके मंत्री को, अजातशत्रु के मंत्री को वहाँ पर रख लेते थे अपने गणराज्य में। रखने के बाद 2-3 साल तक वो अपने पास रखता है, और रखने के बाद क्या करता है, उसका जो मंत्री उसका नाम था बस्साकर, उस मंत्री का नाम था बस्साकर। और उसको रखने के बाद क्या होता है कि वो मंत्री जो है वो वैशाली में रहकर, और जो वैशाली गणराज्य का राजा हुआ करता था उसकी एक मुखाबरी, एक प्रकार से कह सकते हैं चापलूसी और कुछ गुप्त सूचनाएं किसको देता था, अजातशत्रु को देता था। तो लगभग ऐसा 4-5 साल चलते रहा। तो अजातशत्रु ने उसका जो वैशाली था उसकी आर्थिक स्थिति और जो भी मतलब उसकी मौजूद जड़ जो उसका समझने के बाद क्या हो जाता है कि वैशाली पर वो आक्रमण कर देता है अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण करने के बाद वैशाली को अपनी साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उस जो युद्ध हुआ था वैशाली की युद्ध में अजातशत्रु जो कुछ हथियारों का प्रयोग करता है जिसका नाम है महाशिलाकंटक। ये तो आपको ल्यूसेंट वगैरह में भी देखने मिल जाएगा, कैसा लिखा होता है महाशिलाकंटक जो हथियार है वो सबसे पहले किसने उपयोग किया था, तो कह सकते हैं हम अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। इस प्रकार की अपेक्षा उपक्षेपी एक प्रकार से वो था, अस्त्र था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर शत्रु पर फेंके जाते थे। मतलब एक मूवी आपने देखी होगी बाहुबली में कुछ ऐसे युद्ध होते थे कि जिनमें पत्थर वगैरह फेंके जाते थे, तो वो एक प्रकार का अस्त्र है जिसको बोलते हैं महाशिलाकंटक, ठीक है। इसके बाद एक और अस्त्र था जिसका नाम था रथमुसल। इनका सबसे पहली प्राचीन भारत में देखा जाए तो इनका सबसे पहले उपयोग हुआ है यहाँ पर, इसीलिए ये बात इम्पोर्टेंट बन जाती है कि महाशिलाकंटक और रथमुसल ऐसे 2 शस्त्र थे जिनका प्राचीन भारत में सबसे पहली बार इतिहास हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ, तो कह सकते हैं हम किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद रथमुसल एक ऐसा स्वचालित यंत्र था जो मतलब गोले वगैरह फेंकता था, ऐसा कुछ था, ठीक है। इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई। मतलब इसके लगभग 483 BC में कह सकते हैं बुद्ध को निर्माण की, यानी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद ये जो है राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाता है, कौन, अजातशत्रु, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन भी किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये बुद्ध की शिक्षाएँ थी, मतलब उपदेश थे, इनका एक प्रकार संकलन किया गया, ठीक है। और इसकी हत्या के बाद इसकी भी हत्या करके इसके पुत्र, अजातशत्रु की हत्या करके इसके पुत्र उदयभद्र ने अगला उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। मगध का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, उदयभद्र या उदयन। किसका पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। इसके बाद जो उत्तराधिकारी आया मगध का जिसका नाम था उदयन या
उदयभद्र। उदयभद्र कौन था? एक प्रकार से कह सकते हैं अजातशत्रु का पुत्र था या पद्मावती का पुत्र था, क्योंकि अजातशत्रु की एक पत्नी थी पद्मावती, एक पत्नी थी जिसका नाम था वजीरा, तो ये पद्मावती का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, यहाँ लिखा है महावंश के अनुसार उदयभद्र ने 16 वर्ष राज्य किया। उदयभद्र ने 16 वर्ष राज्य किया। इसकी माता का नाम था पद्मावती, वही जो अजातशत्रु की पत्नी हुआ करती थी। उदयन को पितृघातक कहा जाता है। पितृघातक ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर गद्दी पर बैठा था। सीधी सी तो बात है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सौ नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का एक नगर जिसका नाम है कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। और इसके बाद कहा जाता है कि उदयन ने राजधानी के मध्य में एक जो राजधानी थी मगध की राजधानी है ना, राजधानी के मध्य में एक चैत्यगृह या जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो अजातशत्रु था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो उदयन है उदयभद्र वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसको याद रखना, थोड़ा सा ऐसा पूछा जा सकता है उदयन किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जैसे उदयन या उदयभद्र जो है हमने बता दिया कि अजातशत्रु का पुत्र हुआ करता था और इसने अपनी राजधानी के बीच में एक चैत्यगृह या जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद अवंती का राजा था, अवंती का एक राजा था, हमने बताया था कि पिछले समय में अवंती का एक राजा हुआ करता था चंडप्रकोत, है ना। तो आज के समय में कोई दूसरा राजा था, अवंती का राजा उदयन का शत्रु था और इसी ने उदयन को मारने का षड्यंत्र भी रचा था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद कहानी अलग है। पुराणों के अनुसार उदयन के बाद नंदीवर्धन और महानंदन राजा बने, और किंतु परिशिष्ट बर्मन ने बताया है कि उदयन का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। ठीक है, मतलब लगभग उदयन जो था वो एक प्रकार से कह सकते हैं हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ करता था। ठीक है, उदयन, ये बात हमने पहले ही बताई थी, उदयन हर्यक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कोई शक्तिशाली राजा नहीं आए और वो साम्राज्य का मतलब जो वंश है वो उसका पतन होता गया। इसके बाद दूसरा वंश स्थापित होता है मगध पर। ठीक है, इसके बाद एक और जो कह सकते हैं कि इसके 3 पुत्र थे, किसके? उदयन के। एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मुंडक और एक का नाम था नागदशक। तो अनिरुद्ध और मुंडक थोड़ा सा कम युग थे, इसमें जो नागदशक थोड़ा सा युग था, तो वो लास्ट में गद्दी पर बैठता है। बैठने के बाद जनता इसको क्या कर देती है, जनता इसको पितृहंताओं के शासन से उतार देती है। मतलब ऐसे पिता को मारते मारते जो शासन चला आ रहा था वो जनता की नज़र में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब लोग वाक चाह रहे थे कि ऐसा शासन चल रहा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, जो भी उत्तराधिकारी आता है वो अपने पिताजी को मार के आ जाता है ना। तो ऐसा सिस्टम जो चल रहा था तो जनता को लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है। तो जो अंतिम राजा बैठता है मगध पर नागदशक, उसको जनता खुद निकाल देती है और निकालने के बाद यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसको कहते हैं हम शिशुनाग वंश। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप समझ सकते हैं कि लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ लिखा है सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।